नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना जो क्वेश्चन बैंक चल रहा था केमिस्ट्री 12th का, उसमें आज अपना चैप्टर नंबर है 6, छठा यूनिट नंबर है 6, जिसका नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन मतलब RX, आर यहाँ पर कोई भी एल्काइल यानी एल्किल ग्रुप है, और हेलो एरिन्स मतलब बेंजीन के साथ जोड़ दें हेलोजन को, वो हेलो एरिन्स। इनके बारे में इस पार्ट में या इस चैप्टर में बताया गया है। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसके अंदर करेंगे आज। देखो कैसी, देखो इसमें प्रश्न पहला है फर्स्ट। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर 1। पहला पहला क्या है? टर्सरी ब्यूटिल, या कहते टर्सरी ब्यूटाइल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टर्सरी ब्यूटिल, या इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोल सकते हो, टर्सरी ब्यूटाइल। और का IUPAC नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का IUPAC नाम बताइए। अब ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टर्सरी मतलब जिसमें एक कार्बन क्या हो? तृतीयक हो, ऐसे यू CH3 CH3 CH3, ये टर्सरी है, तृतीयक। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन हो गए, और ब्रोमाइड मतलब Br। इसका बताना है IUPAC नाम। अब देखो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कर लो, लंबी श्रृंखला ये होगी इस तरह से, या ये कर लो, एक ही बात, आपकी मर्जी है। तो इस पे 2 पे क्या है? मेथाइल वाला ग्रुप भी है, और 2 पर Br भी है। Br का नाम पहले आएगा, क्या आएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 पर मेथिल है, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। और इसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। इसका IUPAC नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ये 2 मेथिल 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, और अगले में क्या है कि फिंकेनस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है? फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया में होता है क्या? याद रखो, इस रिएक्शन में क्या है? हेलोजन का विनिमय होता है। अगर आपको है ना एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है, आई जोड़ना है, तो Br और Cl को वहां से हटाना है और वहां आई जोड़ना है, तब इसकी अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड ले लो या एल्किल ब्रोमाइड ले लो, उसकी रिएक्शन हमें पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki के साथ करवानी है। हेलोजन का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं हेलोजन विनिमय। इसमें होता है क्या है? हेलोजन विनिमय होता है फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया में। क्या होता है? हेलोजन विनिमय होता है। फिर देखो अगला, निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है? किसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो देखना है। और याद रखो, डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 उसका होता है जिसमें सेंटर एटम से जुड़े हुए सारे परमाणु जो है या एटम है वो क्या है? सेम हो, और उनके बीच बनने वाला बॉन्ड वो भी क्या हो? सेम हो, बंध भी क्या रहे? समान रहे। अब देखो यहाँ पर 3H और 1Cl अलग अलग आ गए, इसका 0 नहीं है। यहाँ देखो 1H और 3Cl लगे कार्बन के साथ अलग अलग, इसका भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ देखो कार्बन के साथ 4Cl आ गए, सारे सेम है, मंद कोण भी 109 डिग्री 28 मिनट सेम है, इसका 0 हो जाएगा। और देखो CHI3, अब ये IH और I आ गया, अलग अलग आ गए, इसका भी 0 नहीं होता। 0 किसका होगा? CCl4, इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? 0, यानी इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? शून्य रहेगा। इसके बाद देखो अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे में क्या है? यदि दो, क्या लिखा है? यदि यदि 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन जुड़े रहे तो उनको हम क्या बोलते हैं वो देखना है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ। अब देखो अगला इसमें क्या है? यदि दो हेलोजन, क्या लिखा है? यदि 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े रहे, पास पास वाले कार्बन से जुड़े रहे, तब उसको क्या बोलेंगे? 2 हेलोजन है ना, यूं पास पास वाले कार्बन के साथ क्या रहे? जुड़े रहे, ऐसे इस तरह से। और अगर 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े रहे, ऐसे, अगर एक पे जुड़े उसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? जेम डाई हेलाइड। और अगर पास पास वाले जुड़े रहे इसको बोलते हैं विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइड। इसका नाम क्या है? विस डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं इनको? विस डाई हेलाइड बोलते हैं, अगर पास पास वाले जुड़े रहे। और अगर एक पे लगे रहे तो क्या लगेंगे? इनको जेम डाई हेलाइड बोलते हैं। तो ये विस होगा, कौन सा होगा? विस डाई हेलाइड। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, पांचवा। और पांचवे में क्या है? तृतीयक एल्किल हेलाइड SN2, SN2 क्रियाविधि के प्रतिस्थापन के लिए व्यवहारिक रूप से अक्रिय होती है। इसका कारण क्या है? यानी
टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, वो SN2 अभिक्रिया बहुत ही कम देते हैं। इसका रीजन क्या है? अब देखो टर्सरी एल्किल हैलाइड ये तो है, टर्सरी इस तरह से, टर्सरी एल्किल हैलाइड, और ये अभिक्रिया SN2 यानी इस पर प्रतिस्थापन रिएक्शन बहुत कम देते हैं। यहाँ पे एल्डोजन को निकाल दें और यहाँ पर कोई आके अन्य ग्रुप जुड़ जाए, जैसे OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए, तो यहाँ से इसका रिप्लेसमेंट हो। और ये रिप्लेसमेंट कब नहीं होता, ये रिएक्शन बहुत कम होती है। कारण क्या है? इस पे जुड़े हुए 3 एल्किल ग्रुप, और इससे ये क्या करेंगे, इस कार्बन को पूरा ढक लेंगे तो इसके ऊपर क्या है कि आने वाले न्यूक्लियोफाइल है उसके प्रति ये अवरोध उत्पन्न करेंगे, उनकी मार्ग में क्या है कि बाधा उत्पन्न करेंगे। इसके पास हेलोजन के पास, इस कार्बन के पास आने नहीं देंगे। इसका मतलब कौन सा है? त्रिविम बाधा हो जाती है। इससे क्या होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी त्रिविम बाधा से क्या है, नाभिक से नहीं इसके पार कार्बन के पास पहुंच नहीं पाता। तो इसका यही रीजन है कि ये अक्रिय होते हैं। कारण क्या है इसमें? त्रिविम बाधा। कारण क्या है इसका? त्रिविम बाधा से क्या है, ये इस अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। इसके बाद देखो अगला, एल्किल फ्लोराइड के संश्लेषण के लिए सबसे बेहतरीन विधि कौन सी है? एल्किल फ्लोराइड RF बनाना है हमें। अब देखो, अगर आपके पास RCl एल्किल क्लोराइड हो, एल्किल ब्रोमाइड हो, इनको हटा के अगर हम I जोड़े यहाँ, तो उसको बोलते हैं फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। और अगर इनको हटा के ClBr को और यहाँ जोड़े फ्लोरीन, उस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स अभिक्रिया। इनके बारे में आगे इसका क्वेश्चन दे रखा है, पूरी रिएक्शन होती है क्या वो बाद में करेंगे। तो याद ये रखो, हेलोजन को हटाकर इसकी जगह F यानी फ्लोरीन को जोड़ दिया जाए, ClBr को हटा के, उसको बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो यानी एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। इससे क्या बनेगा? एल्किल फ्लोराइड बनेगा। तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेहतरीन विधि कौन सी है? स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी है? स्वार्ट्स अभिक्रिया होती है। इससे F जोड़ते हैं एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवा के। इसके बाद देखो अपनी सातवां है, और सातवें में क्या देखो, इस तरह से कि विहाइड्रोहेलोजनीकरण यानी विहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी विहाइड्रोहेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन भी निकले और हेलोजन निकले, HX का निकलना। और के लिए हेलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम कौन सा है? अगर आपको HX निकालना हो तो ये देखे हेलाइड, इनमें क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो क्या करेंगे? सबसे अधिक कौन निकालेगा? जिस हेलोजन का साइज बड़ा हो वो आसानी से निकल जाएगा। बॉन्ड बना हुआ बॉन्ड कार्बन के साथ क्या होगा? वीक होगा, आसानी से टूट जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा? I। तो RI सबसे अधिक रिएक्टिव, उससे कम RBr, उससे कम RCl, उससे कम RF। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये RF, RI, RBr, RI, RBr, RCl और RF, ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा विहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए इस एल्किल हैलाइड का। ध्यान रखना ये। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन 8वां, और 8वां क्या है कि क्लोरोबेंजीन की अपेक्षा मेथिल क्लोराइड में CCl बंध यानी कार्बन के साथ बना हुआ हेलोजन का बॉन्ड, ये क्या होता है? एक तो क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है इस तरह से, ये क्लोरोबेंजीन। और एक क्या है? मेथिल क्लोराइड, इस तरह से CH3Cl, ये। और ये क्या है कि इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये हेलोजन वाला ये बॉन्ड और इस कार्बन जुड़ा हुआ ये हेलोजन का बॉन्ड, इनके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अब याद ये रखो, यहाँ पर इस कार्बन पर संकरण कौन सा है? sp2 है, इसलिए बॉन्ड को अधिक खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, थोड़ा बॉन्ड क्या छोटा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है। और इसमें थोड़े द्विबंध के लक्षण भी आ जाएंगे यानी अनुनाद से, और द्विबंध के लक्षण आएंगे तो यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड के लक्षण भी आगे। और जिसमें डबल बॉन्ड का करेक्टर हो वो अधिक स्ट्रॉन्ग होता है किससे? सिंगल बॉन्ड से। इसका मतलब ये बेंजीन क्लोराइड जो है ना, इसमें बना हुआ बॉन्ड छोटा होगा और साथ में क्या है? मजबूत होगा। ऐसे ही मेथिल क्लोराइड में बॉन्ड क्या होगा? लंबा होगा और कमजोर होगा। अब देखो इसमें चेक कर लो क्या लिखा है, मेथिल क्लोराइड में बॉन्ड कैसा होगा? लंबा व दुर्बल। सही है, मतलब सबसे पहले ये आ गया, ये लंबा और दुर्बल होगा। छोटा दुर्बल नहीं, छोटा नहीं होगा, ये गलत हो गया। छोटा प्रबल, ये भी गलत हो गया। ये तो किसमें होता है? बेंजीन क्लोराइड में होता है। लंबा व प्रबल, लंबा तो है लेकिन प्रबल नहीं होता। इसका मतलब सही कौन सा है? लंबा व दुर्बल होता है मेथिल क्लोराइड में बॉन्ड, किसकी तुलना में? क्लोरोबेंजीन की तुलना में। अगला देखो, DDT निम्न में से क्या है? DDT जो है ना, DDT आगे इसका पूरा करेंगे। DDT है, ये क्या है? एक प्रकार से क्या है, हम इसको यानी कीटनाशी के रूप में काम में लेते हैं।
और ये क्या है, इसका विघटन नहीं होता। अगर एक बार मिल गया ना पानी के अंदर मृदा में, टूटेगा नहीं है। ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है ये एक प्रकार से। तो क्या है ये, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है ये। कौन है, डीडीटी, ये अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। इसके बाद देखो अपना अगला 10वां क्वेश्चन, और 10वें के अंदर क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कर प्राप्त उत्पादों को लिखिए। इन रिएक्शन को पूरा करना है और इनसे बनने वाले यानी रिएक्टेंट से बनने वाले प्रोडक्ट लिखने हैं। अब देखो पहले तो एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवानी है AgCN के साथ, जलीय एल्कोहल है, जलीय एल्कोहल की प्रेजेंस में। अब याद रखो AgCN का जो बॉन्ड होता है थोड़ा सा ये सहसंयोजक कोवलेंट नेचर का होता है, इसलिए इस C को ये Ag छोड़ता नहीं, आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो अब देखो CN जो है ना, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, द्विदंतुक लिगेंड, तो C भी बॉन्ड कर सकता है और N भी बना सकता है। तो C फ्री नहीं है, कौन बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा N, और N बनाएगा तो ऐसे बन जाएगा, देखो यू CH3 CH2, और इस यहां से Br निकल जाएगा, और अब N बॉन्ड बनाएगा तो NC हो जाएगा, ये आगे AgBr बन जाएगा। क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। इसमें देखो KNO2, अब अगर ये जलीय होता ना, जलीय एक्वस, तब तो ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड टूटता तो K प्लस NO2 माइनस, उस अवस्था फिर N बंद बनाता तो NO2 जुड़ जाता। लेकिन यहाँ पर अब देखो जलीय एल्कोहल है और जलीय एल्कोहलिक मीडियम है, एल्कोहलिक मीडियम में कि ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर O बॉन्ड बनाएगा, O बनाएगा तो ऐसे बन जाएगा, देखो CH3 CH2 ONO प्लस KBr। क्या बन गया, एथिल नाइट्राइट, या नाइट्रो एथेन बनता पहले, अब क्या है नाइट्राइट बन गया, एथिल नाइट्राइट का निर्माण हो गया। इसमें देखो इस तरह से सोडियम प्लस शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी क्रिया, रिएक्शन कौन सी है, इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, ये वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन में इसके दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे, दो काम में आएंगे ना, तो यहां से NaCl निकल जाएंगे दो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ये दो CH3 CH2 ग्रुप दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो डबल कार्बन वाला क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, ऐसे ये दो ग्रुप जुड़ गए, दो काम में लिए हमने, तो आपस में जुड़ गए, तो इससे क्या है एल्केन का निर्माण, जस्ट डबल कार्बन संख्या वाला एल्केन बनेगा, प्लस साथ में क्या निकल गया, NaCl निकल गया। इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। क्या बन गया, ये ब्यूटेन का निर्माण हो गया। क्या बन गया, ब्यूटेन। अब देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg के साथ रिएक्शन करवाते हैं CH3I की, तो इससे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनेगा, CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बन गया, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा इस रिएक्शन के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो अपने यहां तक जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव वाले पर्सन ये पूरे हो गए अपने। इसके बाद देखो इसमें खालिस्तान वाले, खालिस्तान में देखो कार्बोकेटाइन में कार्बन पर संकरण कौन सा होता है देखना है, और कार्बोकेटाइन देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कार्बोकेटाइन में प्लस होता है ना कार्बन पे चार्ज, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है यूं, और इसके पास प्लस होने से ये ऑर्बिटल खाली हो गया है, इसलिए इस कार्बन में 3 बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, और 3 बनेंगे, संकरण कौन सा होगा, sp2। क्या होगा, sp2, तो इस पे संकरण कौन सा होता है, sp2 होता है। इसमें कार्बोकेटाइन चाहे कोई भी हो। अब देखो SN1 व SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का क्रम अनुमानित कीजिए। इनमें है ना SN2 की प्रतिक्रियाशीलता क्रम और SN1 की प्रतिक्रियाशीलता का ऑर्डर हमें लिखना है इनके लिए, इन सब के लिए। अब देखो कैसे करोगे, पहले देखें SN1 के लिए, क्या लिखें, SN1, और SN1 में हमेशा कार्बोकेटाइन बनता है, जितना अधिक स्टेबल बनेगा ना उतना अधिक वो क्या रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन में। अब देखो कार्बोकेटाइन में यहाँ बनेगा ना तो C6H5CH2 प्लस ये बनेगा, यहाँ बनेगा तो C6H52CH ये बनेगा, और यहाँ बनेगा तो C6H5CH CHBr ये बनेगा, और यहाँ बनेगा तो इस तरह C6H52CH3 फिर CBr। अब देखो ये तो कौन सा है, प्राथमिक कार्बोकेटाइन, ये कौन सा है, द्वितीयक, ये भी कौन सा है, द्वितीयक, और ये कौन सा है, तृतीयक। अब इसको मैं देखो ऐसे कर दूं, A इसको मान लिया, इसको मान लिया मैंने B, इसको मान लिया मैंने C,
इसको मान लिया मैंने डी, ताकि लिखने में जोर ना आए। अब सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा होगा? सबसे अधिक स्थायी कौन सा बनेगा? ये बनेगा कार्बोकेटाइन, तो सबसे अधिक बीआर ये निकालेगा, सबसे अधिक क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे अधिक क्रिया ये करेगा SN2 में, तो यानी डी, सबसे अधिक क्रियाशील डी, मतलब C6H5 2, फिर CH3, फिर C और Br सबसे अधिक रिएक्टिव ये। उसके बाद द्वितीय कार्बोकेटाइन, द्वितीय ये भी है और ये भी है। अब देखो इसमें तो C6H5 2 दो जुड़े फेनिल ग्रुप, या जुड़ा एक ही फेनिल ग्रुप। जितने अधिक जुड़ेंगे फेनिल ग्रुप, वहां बेंजीन वाली रिंग जुड़ेगी, और बेंजीन वाली रिंग जुड़ेगी ना, तो वहां पर कार्बोकेटाइन में स्थायित्व बढ़ेगी, क्योंकि प्लस चार्ज अणु बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट करेगा, और इससे क्या स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सब इसके बाद क्या आएगा? बी का आएगा नंबर, उसके बाद बी, उसके बाद किसका आएगा? सी का, उसके बाद किसका आएगा? ए का। ये SN1 के प्रतिक्रियाशीलता क्रम है, और SN2 में हमेशा उल्टा होता है। जितनी अधिक कार्बन पे हिड्रेंस रहेगी, बाधा रहेगी, उतना कम क्रियाशीलता, इसका उल्टा होगा। सबसे अधिक ए, उससे कम सी, उससे कम बी, उससे कम डी, उल्टा हो जाएगा। SN1 और SN2 की बढ़ती क्या है? क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न 3 नंबर। तो 3 क्या है कि यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो ये है ब्रोमोमेथेन CH3Br, ये है ब्रोमोफोम CHBr3, ये है क्लोरोमेथेन CH3Cl, ये डाइब्रोमोमेथेन CH2Br2। तो याद रखो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? जिसका अणुभार यानी मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा हो। सबसे अधिक किसका होगा? देखो जिसमें Br सबसे अधिक है ये, तो सबसे अधिक किसका होगा? इसका मतलब सबसे अधिक का क्वथनांक किसका होगा? CHBr3 ब्रोमोमेथेन। उससे कम 2 Br वाला डाइब्रोमोमेथेन CH2Br2। उससे कम किसका होगा? फिर एक ब्रोमीन वाला CH3Br का, और उससे सबसे लास्ट में क्या होगा? CH3Cl का। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया इन सब के लिए, शुरू वाले इन 4 के लिए। इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा। याद रखो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा, उसका क्वथनांक का मान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर देखो दूसरा ये 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो 1 क्लोरोप्रोपेन लिखें तो ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH2 Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन। ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसो, इसमें 2 CH3 ऐसे लग जाए, ये आइसो CHCl, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और ये 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 4 कार्बन हो गए। अब देखो सब में, इनमें तो देखो 3 कार्बन और 1 Cl, 3 कार्बन 1 Cl, यहाँ 4 कार्बन और 1 Cl। तो सबसे अधिक अणुभार किसका हो गया? 1 क्लोरोब्यूटेन का। तो सबसे अधिक, जैसे इसको कह दूं मैं A, इसको कह दूं मैं B, इसको ये लिख दूं मैं जैसे C, सबसे अधिक इसका हो गया C, यानी 1 क्लोरोब्यूटेन का क्वथनांक का मान सबसे अधिक। उससे कम देखो दोनों अब सेम आ गया, अब इनका क्वथनांक का मान सेम आ गया। देखो 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 Cl, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 Cl सेम है। अब इन दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, अणुभार समान है। जहां पर अणुभार समान आ जाए ना, फिर देखना आपको जिसमें ब्रांचिंग हो जाए, शाखाएं बन जाए ना, उसका क्वथनांक कम होता है स्ट्रेट चेन वाले की तुलना में। अब देखो इसमें सीधी श्रृंखला है, इसमें क्या देखो साइड में शाखाएं बन गई, ऐसे ब्रांच बन गई। ब्रांच बनने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो इसका मतलब किसका अधिक होगा? ए का। तो इसी के बाद ए का अधिक है, और ए के बाद लास्ट में किसका आएगा? बी का। इसमें ये ऑर्डर हो जाएगा, इनमें बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का ये क्रम हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, ये चौथा, SN1 अभिक्रिया व SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। इनमें के दोनों में क्या डिफरेंस है वो लिखना है। और देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखें। SN1 और SN2 अभिक्रिया में दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस करें। देखो इस तरह से क्या करेंगे हम, यूं एक टेबल बना लो इस तरह से,
SN1 और SN2 के लिए। SN1 SN2 SN1 और SN2। अब देखो कैसे लिखेंगे, इस तरह से SN1 में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। ये रिएक्शन जो है ना, ये 2 स्टेप में होती है। कैसे होगी देखो, इस तरह से 2 स्टेप में होगी। जैसे ये एल्किल हैलाइड है, CH3 जैसे CH2 Cl, इस पे हमने अटैक करवाया जैसे नाभिक स्नेह, जैसे न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूँ, OH लिख लो, चाहे ऐसे लिख दूं मैं NU माइनस, या न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह, ये आक्रमण करेगा। अब आक्रमण करेगा ना, इस दौरान देखो इस तरह से यूं बनता है, यूं CH3 CH2 OH या NU और यहाँ Cl माइनस निकल जाए। अब होगा क्या, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में कैसे, पहले स्टेप में है ना, एल्किल हैलाइड से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, ऐसे CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस, और ये होता है स्लो स्टेप। रिएक्शन जो है ना वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, इसलिए अभिक्रिया एक ही पद में यानी पहले पद पर निर्भर करेगी। इसमें एक ही अणु, इसलिए इसका नाम SN1 है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरे में बना हुआ कार्बोकेटाइन जो है ना, प्लस इस पे फिर नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये जुड़ जाएगा यहाँ। तो CH3 CH2 नाभिक स्नेह, OH लिख दो या NU, साथ क्या निकल गया, ये जुड़ गया, ये ठीक है, इस तरह से ये। और ये क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होता है ये तेज गति से होता है। और अभिक्रिया वेग हमेशा मंद पद पे निर्भर करता है। तो देखो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण हुई है, 2 स्टेप में होती है। और SN2 अभिक्रिया जो होती है ना, ये क्या होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होगी। और एक में कैसे होगी, देखो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल है ना, यह अटैक करेगा किस पर, एल्किल हैलाइड पर, यू NU माइनस, ये अटैक करेगा किस पर, एल्किल हैलाइड पर, CH3 CH2 Cl पर। तो कैसे करेगा अटैक, पीछे से आक्रमण करेगा यूं इस कार्बन के ऊपर, और पीछे से आक्रमण करेगा ना, बीच में क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, NU माइनस है ना, धीरे धीरे क्या होगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। इस पर एक तो क्या है CH3, एक क्या है, 2 ये H है, यहाँ से धीरे धीरे Cl क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये बन गई, एक क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गई, ये संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और ये फिर आगे इस अवस्था में Cl बाहर निकल जाएगा और नाभिक से नहीं जुड़ जाएगा इसके साथ, CH3 CH2 NU और Cl बाहर निकल गया। तो विक्रिया क्या होगी, एक ही पद में पूरी होगी। और एक पद में पूरी होने से इस पद में नाभिक स्नेह भी भाग ले रहा है और एल्किल हैलाइड भी भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया 2 अणुओं पर निर्भर करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, SN2 है। अब देखो सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरा सेकंड। और अब विक्रिया केवल किस पर निर्भर करती है, विक्रिया वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब यूं लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होगा, एल्किल हैलाइड। इसका मतलब नाभिक स्नेह की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करता, किसमें, SN1 में। और SN2 में क्या लिखेंगे, अभिक्रिया क्या है,
एक ही पद में और दोनों पे निर्भर कर रहा है, वेग दोनों किसमें काम में आ रही है, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग एल्किल हैलाइड व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होगा, एल्किल हैलाइड भी आ जाएगा, एल्किल हैलाइड पे भी निर्भर करता है और साथ में नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका नाम SN1 एक ही अणु पर निर्भर कर रहा है, SN1 बोलते हैं। और इसमें क्या है, अभिक्रिया वेग दो अणुओं पर निर्भर कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, SN2 बोलते हैं, ध्यान रखना ये। फिर देखो तीसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण हुआ, कार्बोकेटाइन बना है। इसमें क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और इधर क्या लिखेंगे, तीसरे में अभिक्रिया के दौरान क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में क्या है, इंटरमीडिएट के रूप में क्या ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अभिक्रिया दो पदों में, अभिक्रिया एक पद में होती है। अब देखो ये बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो हमेशा ऐसे समतल त्रिकोणीय होती है, इस तरह से। इसलिए आने वाला नाभिक से नहीं है ना, यहाँ से जुड़ सकता है, इधर से जुड़ सकता है, इधर से जुड़ेगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर जुड़ेगा तो इधर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें डी रूप भी बन सकता है और एल भी बन सकता है। तो यहाँ पर बनने वाला मिक्सर जो है ना, वो क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है, DL दोनों रूप बनते हैं। और यहाँ पर पिच से आक्रमण होगा ना, तो बनने वाला उत्पाद जो है ना, वो क्रिया कारक जस के विन्यास इसका उल्ट जाता है, तो उसमें क्या प्रतिलोमन वाली घटना होती है, आगे पढ़ेंगे प्रतिलोमन होता है क्या। अगला क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट देखो ऐसे, इस तरह से है ना, SN1 SN2। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, चौथा 4 नंबर। तो 4 में क्या लिखेंगे, उत्पाद के रूप में रेशमिक मिश्रण बनता है, डी और एल दोनों बनेंगे। इधर वाले में डी एल दोनों नहीं बनते, एक रूप बनेगा, इसका मतलब इसमें रेशमिक मिश्रण का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उत्पाद के रूप में रेशमिक मिश्रण, अब होता क्या आगे पढ़ेंगे इसको बाद में, रेशमिक मिश्रण का निर्माण नहीं होता है, रेशमिक मिश्रण का निर्माण नहीं होता है। फिर देखो 5वां पॉइंट, अब देखो यहाँ तो बन रहा है रेशमिक मिश्रण, इसलिए इधर वाला बन सकता है, इधर वाला बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, विन्यास अधिकतर क्या है, वही रहता है जो क्रिया कारक का है। उस क्रिया को बोलते हैं धारण की क्षमता, क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन बोलते हैं। इसमें धारण का गुण होता है। और यहाँ पर क्या है, क्रिया कारक से उत्पाद बनेगा ना, तो जैसे तेज हवा में छत्ता है ना, उलट जाता है, ऐसे है, तेज हवा उलट जाता है, उल्टा हो जाता है ये। तो वैसे क्या है, इसके अंदर क्रिया कारक का विन्यास ऐसे है, उत्पाद बनेगा तो विन्यास ऐसे हो जाएगा, उल्ट जाएगा ऐसे, देखो ऐसे, पीछे देखो यूं, इस तरह से CH3 CH2 Cl ऐसे है, उत्पाद बनेगा ना, तो Nu इधर लग जाएगा, तो Nu CH2 CH3 ऐसे हो जाएगा, मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन ऐसे उल्ट जाएगा विन्यास, उल्टेगा ना, जिसको बोलते हैं प्रतिलोमन। इसमें क्या होती है, इसमें
धारण की क्षमता या धारण की घटना होती है। इसमें क्या लिखोगे? प्रतिलोमन की घटना होती है। प्रतिलोमन की घटना होती है। इसमें क्या होगी? प्रतिलोमन की घटना होगी। इसके अलावा एल्किल हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम SN1 के प्रति, क्योंकि इसमें क्या बना है? कार्बोकेटाइन बना है, इसलिए कार्बोकेटाइन तृतीयक अधिक स्थायी होता है। इसलिए क्या होगा? तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम द्वितीयक, उससे कम, और इससे कम CH3Cl जो भी है। इस तरह से ऋण में क्या होगा? क्रियाशीलता का क्रम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा काम में आती है। एक ही स्टेप में अभिक्रिया हो रही है तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। CH3Cl सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। इस तरह से बाद के दौरान ये क्रिया करेंगे। क्रियाशीलता का ऑर्डर हो गया ये, ठीक है ना। तो ये कुछ एक इसमें डिफरेंस लिखे मैंने, 5-6 लिख दिए। आप 4 तो आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेना। कम से कम 2, अधिक से अधिक आपसे 4 पूछेंगे, तो आपको 4 मैंने 6 लिखे हैं, तो आप इनमें से 4 याद कर लो कोई भी। तो एक और भी है, लेकिन आप ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, ये 4 आप याद कर ले, ठीक है। जैसे ये अभिक्रिया ना ध्रुवीय माध्यम में होती है, ये अभिक्रिया अध्रुवीय माध्यम में। अब और भी अंतर है, लेकिन आप ये 6 में से आपको 4 अंतर याद कर ले। एग्जाम में 4 से अधिक नहीं पूछेंगे, या 2 पूछेंगे कम से कम, अधिक से अधिक क्या पूछेंगे? 4 पूछेंगे, ठीक है। कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद देखो अगला, अगला क्या है? हेलो एल्केन की केशियन के साथ अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है। हेलो एल्केन केशियन के साथ मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन एजिशियन के साथ क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रीजन क्या? अभी पीछे आया इसका प्रश्न भी, देखो कैसे। इस तरह से ये लिखें, क्या बताया है कि देखो यूं CH3 CH2 Cl, इसके रिएक्शन कराओ केशियन के साथ, तब तो कह रहा है क्या बनता है? CH3 CH2 Cn प्लस KCl। साइनाइड का निर्माण होता है, एल्किल साइनाइड, ये बन गया साइनाइड, साइनाइड बनता है। और ये कह रहा है कि अगर इसकी रिएक्शन करवा दें CH3 CH2 Cl, एजीसीएन के साथ करवा दें सिल्वर साइनाइड के साथ, तब क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। CH3 CH2 NC प्लस AgCl क्या बनता है? आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, आइसोसाइनाइड बनता है इससे। इसका रीजन क्या है? तो याद रखो, अगर केशियन का मिले, केशियन की नेचर क्या होती है? आयनिक होती है, और आयनिक होती है तो K प्लस Cn माइनस बनेगा, और Cn माइनस में कार्बन अधिक बंध बनाता है N की तुलना में, कार्बन से बनने वाला बंध मजबूत होता है, इसलिए C जुड़ेगा तो साइनाइड बनेगा। तो एजीसीएन में क्या है? इसकी नेचर क्या, थोड़ी सी कोवलेंट यानी सहसंयोजक प्रकृति का होता है ये, इसलिए ये बॉन्ड टूटता नहीं एजी और सी के बीच का, इसलिए सी फ्री नहीं होता। फ्री नहीं होता तो एन बंद बनाता है, तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाता है। तो ये 2 लाइन लिखनी है, देखो कैसे लिखना है मैं बोल देता हूँ, इसको आप लिख लेना। क्या लिखेंगे? पहली रिएक्शन लिख देंगे 2, और ये रिएक्शन लिखने के बाद क्या लिखेंगे? नीचे लिखना कि अगर एल्किल हैलाइड या क्लोराइड की अभिक्रिया केशियन के साथ करवाते हैं तब साइनाइड का निर्माण होता है, क्योंकि फिर क्या लिखेंगे आगे? लिखेंगे केशियन की प्रकृति आयनिक होती है, इसलिए इसके आयनन से K प्लस व Cn माइनस का निर्माण होता है, और नाभिक से नहीं Cn माइनस में कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनता है, इसलिए कार्बन बंध बनाकर साइनाइड का निर्माण कर देता है। जबकि एजीसीएन में इसकी प्रकृति सहसंयोजक होती है, इसलिए एजीसीएन का आयनन नहीं हो पाता, अतः सी मुक्त नहीं होता, इसलिए एन मुक्त होने के कारण एन बंध का निर्माण कर लेता है, इसलिए आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये लिखना है, बस लिख लोगे ना ये, ठीक है ना। इसलिए क्या बनता है? आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। ये अपने यहाँ तक 5-6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
इसके बाद देखो अगला देखें इस तरह से, अगला देखो एक लास्ट चलो कर ली, उसके बाद आगे और करेंगे। देखो डीडीटी का पूरा नाम लिखिए, भाई इसका निर्माण किसकी सहायता से होता है वो लिखना है। क्या लिखना है? इसका निर्माण किससे होता है, डीडीटी का पूरा नाम लिखना है। अब देखो डीडीटी का पूरा नाम लिखना और इसका निर्माण कैसे होता है उसकी रिएक्शन लिखनी। देखो ऐसे बनता है डीडीटी, कैसे बनेगा, इस तरह से, यू है क्लोरोबेंजीन, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, इस तरह से, ये क्लोरोबेंजीन प्लस रिएक्शन किससे करवाते हैं, इस तरह से, किससे करवाएंगे, यूं, इससे रिएक्शन करवाएंगे, इसको बोलते हैं क्लोरेल, CCl3CHO। एसिटाल्डिहाइड में 3 H निकाल दें और 3 Cl लगा दें तो CCl3CHO, ये क्लोरेल है। एक बार पीछे एग्जाम प्रश्न भी आया था, डीडीटी का निर्माण किससे होता है, क्लोरेल और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन से होता है, क्लोरोबेंजीन, इनकी अभिक्रिया से क्लोरेल ये डीडीटी का निर्माण होता है। अब जुड़ेंगे ना ये, देखो कैसे जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर सब कार्बन पे H है या नहीं है, इस पे सब पे H है Cl वाले छोड़कर, यानी C6H5Cl है ये। अब यहाँ से जल कणु निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मोलिक्यूल निकाल दे यहाँ से, इस तरह से, तो जल कणु निकलते ही बाकी को जोड़ दे वैसे एज इट इज, तो यू क्लोरोबेंजीन वाला ग्रुप, इधर भी क्लोरोबेंजीन वाला ग्रुप, इस तरह से। अब ये कार्बन है, क्या है, CH, बाकी आगे 3 Cl है कार्बन के ऊपर, ये बचा है। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, टूट गया, ये 2 बंद है, एक ये बना लेगा, ये बना लेगा, बनाएगा तो एक जुड़ेगा कार्बन खत्म, ये जुड़ेगा ये, इस तरह से। इसको बोलते हैं डीडीटी, डीडीटी बेस इसका बिल्कुल शुद्ध ना, वैसे तो क्या बोलते हैं कि डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन से बोलते हैं, लेकिन शुद्ध नाम क्या है। अब देखो Cl है ना, ये 2, ये पैरा पे लगा है, इसके सामने ये देख जुड़ा, यहाँ सामने पैरा पे लगा हुआ है, पैरा पे, इस शुद्ध नाम इसका ऐसे है, पैरा, पैराडेस, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ये हो गया। फिर देखो 3 Cl 1 2 3, ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन, तो ट्राई क्लोरो एथेन, ये क्या है, डीडीटी का पूरा नाम है, ये डीडीटी का पूरा नाम है, ये पैरा, पैराडेस, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन, ये ध्यान रखना, ये ठीक है ना, ये है डीडीटी का पूरा नाम। ये क्लोरोबेंजीन और क्लोरेल के मिलने से क्या बनता है, डीडीटी का निर्माण होता है, ये अभिक्रिया याद रखनी है आपको, ठीक है, कर लोगे ये डीडीटी है कैसे है ये। इसके बाद देखो, अब देखो ये हेलोएरिन्स एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, ये लिखा है, कम क्रियाशील क्यों, ये देखो पता है हेलोएरिन्स में क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा, Cl और कार्बन के बीच डबल पार्शियल डबल बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, और जबकि एल्किल हैलाइड में क्या है, sp3 संकरण है तो सिंगल बॉन्ड है, डबल क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कम टूटता है, सिंगल क्या है, अधिक टूटता है, ये लिखना हमें इसके अंदर। तो ये अपना है ना, इसमें है हेलोएरिन्स। अब देखो ये प्रश्न है, हेलोएरिन्स एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, कौन, हेलोएरिन कम क्रियाशील है किससे, एल्किल हैलाइड की तुलना में, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखें। अब देखो रीजन में क्या है, हमारे पास 2 है, एक तो है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब लिख दें CH3 CH2 जैसे Cl, एक तो ये रिएक्शन करवाएं और एक कराएं इसकी हेलोएरिन्स की, इस तरह से, इस तरह से, ये हेलोएरिन्स है जैसे यूं, ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और ये क्या है, हेलोएरिन्स, ये हेलोएरिन्स है। अब देखो एल्किल हैलाइड में जुड़ा हुआ हेलोजन जो है वो कार्बन इसके पास है, वो कार्बन कौन सा है, यहाँ पर sp3 कार्बन है, ये
sp3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ कार्बन जो है ना हेलोजन के साथ, इस पे संकरण है sp2 और साथ में इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती है इस तरह से, लोन पेयर भाग लेंगे यूं, ये आगे आएगा यूं और इस रेजोनेंस से हेलोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा ये। इसमें इस सिंगल बॉन्ड में पार्शियली यानी थोड़ा सा क्या है द्विबंध बंध के लक्षण भी इस हेलोजन वाले कार्बन के साथ में पाए जाते हैं और द्विबंध बंध के लक्षण होने से ये बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा और साथ में क्या इसकी तुलना में मजबूत हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं तो ये क्या होगा फिर कम क्रियाशील किसकी तुलना में, हेलो ये एल्किल हैलाइड की तुलना में, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में है, अवस्था में है, जबकि एरिल हैलाइड में या एरिल या हेलो एरिन्स में लिख दें, जबकि हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन में कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है, संकरित अवस्था में है, जिससे कार्बन हेलोजन के बंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। इसमें क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, जिससे यह आसानी से नहीं टूटता है, वह क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। ये कम क्रियाशील हो जाएंगे। तो क्या लिखना है, ये डायग्राम आपको ये फिर लिखना पड़ेगा, ये sp3 दर्शा दो, इसमें sp2 दर्शा दो, कह दो इसमें हेलो एरिन है, ये क्या है एल्किल हैलाइड है, ये बता देंगे और फिर आप कह देंगे यहाँ sp2 संकरण है तो बॉन्ड थोड़ा सा पार्शियली यानी इसमें द्विबंध के लक्षण आ गए, जिसके कारण क्या आसानी से टूटता नहीं, टूटेगा नहीं तो फिर ये क्रिया नहीं करेगा, तो ये कम क्रियाशील और ये क्या होता है देखिए क्रियाशील होता है, ये हम इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगले में क्या है, निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए, इन रिएक्शन पर टिप्पणी लिखनी है। एक तो वुड्स अभिक्रिया है, एक स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या है, एक फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया क्या है और एक फिटिंग अभिक्रिया क्या है। वुड्स और फिटिंग ये दोनों सेम सी है। अब देखो कौन कौन सी है इसमें हम चर्चा करें। चर्चा में देखो इस तरह से, चर्चा में क्या है लिख दिया, पहला तो क्या है एक वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, और इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखना अभिकर्मक, क्या काम में लेते हैं, अभिकर्मक क्या काम में लेंगे, वुड्स अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में सोडियम प्लस शुष्क ईथर, ये लिखना है। अभिकर्मक क्या है, सोडियम प्लस शुष्क ईथर काम में लेते हैं और इस रिएक्शन में होगा क्या, इस तरह से एल्किल हैलाइड है क्यों CH3 CH2 जैसे Cl, एथाइल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब इसके दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे, फिर यहाँ पर Na भी क्या आ जाएंगे, दो काम में आ जाएंगे, इस तरह से दो क्या निकल जाएंगे NaCl, दो एल्किल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो उत्पाद बन जाएगा यूं CH3 CH2 CH2 और CH3, क्या बन गया ये, जैसे ब्यूटेन का निर्माण हो गया, एल्केन का निर्माण हो जाता है। याद रखना इस अभिक्रिया में अगर लिए गए दोनों एल्किल हैलाइड सेम हो तब बनने वाले उत्पाद में है ना कार्बन की संख्या जस्ट क्या है, ये क्या ना बोलते हैं कार्बन की संख्या जस्ट क्या है,
क्रिया कारक से क्या होती है, दुगुनी प्राप्त होती है। तो क्रिया कारक से केस में कार्बन जस्ट दुगुने प्राप्त होंगे, ध्यान रखना ये। तो यहाँ दुगुने कार्बन वाले क्या है, एल्केन का निर्माण होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि सोडियम व शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से करवाने पर, क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम से करवाने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। और अगर एल्किल हैलाइड दोनों एक जैसे हो तब प्राप्त होने वाले एल्केन में क्या है, कार्बन की संख्या जस्ट दुगुनी या दोगुनी प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। ये क्या है, वुड्स अभिक्रिया। इसी प्रकार से एक फिटिंग अभिक्रिया है, एक क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। सेम यही रिएक्शन है फिटिंग में, अभिकर्मक वही, सोडियम प्लस शुष्क ईथर, सोडियम प्लस शुष्क ईथर काम में लेना है। और अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड है ना, यहाँ ले लेंगे एरिल हैलाइड ले लेंगे काम में, इस तरह से, जैसे Cl ले लिया। अब इसके दो अणु, सेम वही रिएक्शन है, Na शुष्क ईथर, क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या निकल जाएंगे, दो ले लेंगे, दो NaCl निकल जाएंगे और दो बेंजीन वाले आपस में जुड़ जाएगी, फिट होगी दोनों। इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई, फिटिंग अभिक्रिया। प्लस दो क्या निकल गए, NaCl, क्या हो गया, बाइफेनिल का निर्माण हो गया। बाइफेनिल क्या बन गया, ये बन गया बाइफेनिल बन गया, ये बाइफेनिल का निर्माण हो गया। तो इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। फिट, दोनों फिट हो गए और दोनों को मिला दें, एक अणु ये ले लें एक ये ले लें, तो उसको बोलेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एक तो ये ले लें और एक ये ले लें, दोनों मिला दे, देखो ऐसे, अगर दोनों मिला दें ना तो उसका नाम हो जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वही सेम, सोडियम प्लस शुष्क ईथर काम में लेंगे, एक ले लेंगे एल्किल हैलाइड काम में, प्लस साथ में क्या लेंगे काम में, एरिल हैलाइड काम में ले लेंगे या हेलो एरिन्स काम में ले लेंगे। तो वही किसकी उपस्थिति में, सोडियम की प्रेजेंस में, और यहाँ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे। वापस वही दो अणु काम में आएंगे सोडियम के, ध्यान रखने, दो NaCl, यहाँ दो Na और Cl निकल जाएंगे बाहर। क्या बचा, ये वाला ग्रुप इस बेंजीन के साथ जुड़ जाए, तो इसमें वुड्स वाला भाग भी है और फिटिंग वाला भाग भी है। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस तरह से क्या बन गया, 2NaCl, तो क्या बन गया, एथिल बेंजीन का निर्माण हो गया। क्या होता है इसको, एथाइल बेंजीन, या जिसको एनिसोल, ये अगर CH3 होता है इसको बोलते हैं एनिसोल, यहाँ C2H5 है तो ये एथिल बेंजीन का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स फिटिंग है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगली, और एक है फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। और इस फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया में क्या होगा, इस तरह से देखो, यू फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया में अगर आपके पास पहले से एल्किल हैलाइड है, जैसे एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड है, उसको आपको एल्किल आयोडाइड में चेंज करना है, तो Cl या Br को हटा के वहां जोड़ना I। इसको बोलते हैं हेलोजन का विनिमय होना, हेलोजन का एक्सचेंज होना। और ये क्रिया किससे करवाते हैं, फिर Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे। तो ऐसे देखो, यू आपके पास CH3 CH2 Cl ये ले ले, या ये CH3 CH2 Br, इस तरह से। और क्रिया किससे करवाएं, Ki के साथ। क्या करेगा Ki, यहाँ से हेलोजन को हटा देगा और आयोडीन यहाँ I जुड़ जाएगी इसकी जगह, Cl या Br की जगह। यहाँ हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर I प्लस K, Cl निकल जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर Br प्लस क्या हो जाएगा, K, सॉरी I, और प्लस क्या हो जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, इस तरह से। तो ये एथिल आयोडाइड का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया। तो आप क्या लिखोगे, यदि एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना हो तब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। तब इस अभिक्रिया में हेलोजन का विनिमय हो जाता है और हेलोजन में Cl
या Br के स्थान पर I जुड़ जाता है, जिससे एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसे फिंकेनस्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। ये लिखना बस, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगली एक स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, एक नाम ये है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, और स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या है, अब देखो अगर आपको एल्किल फ्लोराइड बनाना हो तो डायरेक्ट फ्लोरीन से आप रिएक्शन नहीं करा सकते एल्केन की, क्योंकि फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए विस्फोट हो सकता है। इसलिए फ्लोरीन जोड़ना है, वहां से हमें Cl या Br हटाना है, वापस वही हेलोजन विन्य में होगा। I लगाया तो फिंगस्टाइन आ गया, अगर F लगाएंगे तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलेंगे। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन धात्विक फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, जैसे AgF से करवा देंगे, तो जहां Br या Cl लगा वो हट जाएगा और वहां क्या लग जाएगा, F लग जाएगा। सेम फिंगस्टाइन की तरह ही है, ये भी एक हेलोजन विन्य में, वो तो था आयोडीन के लिए फिंगस्टाइन, और ये फ्लोरीन यानी F के लिए है। ये इसमें क्या लिखेंगे, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड से करवाई जाती है। धात्विक फ्लोराइड से करवाई जाती है, करवाई जाती है, जिससे जिससे Cl या Br का विनिमय, विनिमय F के द्वारा हो जाता है, यानी फ्लोरीन के द्वारा, F के द्वारा हो जाता है। धात्विक फ्लोराइड से करवाएंगे, जैसे CH3 CH2 जैसे Cl, ऐसे ही CH3 CH2 जैसे Br। रिएक्शन कराएंगे धात्विक फ्लोराइड से AgF, जैसे AgF, यहां से हट जाएगा ये यहाँ जुड़ जाएगा AgCl, बाहर निकल जाएगा AgBr, बाहर निकल जाएगा। F लगाना है आपको यहाँ, तो CH3 CH2 F लग गया, साथ में निकल गया AgCl। इसी प्रकार से इसमें लगा दें F, CH3 CH2 F लग गया, AgBr बाहर निकल गया, क्या बन गया, ये एथिल फ्लोराइड या फ्लोरोएथेन का निर्माण हो गया। इस तरह से अगर हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करना हो ना, एल्किल फ्लोराइड, तब क्या करते हैं हम, धात्विक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हेलोजन का विनिमय हो रहा है हेलोजन एक्सचेंज, Cl के स्थान पे क्या आ गया, F आ गया, Br के स्थान पे क्या आ गया, F आ गया, इसको बोलते हैं हेलोजन विनिमय कहते हैं। ये फिंकेनस्टाइन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया हेलोजन विनिमय के अंदर आती है। ठीक है, हमारी 3-4 रिएक्शन थी, ये हमने इसमें देखी है। वुड्स होगी, फिंकेनस्टाइन होगी, स्वार्ट्ज होगी, फिटिंग होगी, और एक हमने वुड्स फिटिंग अलग से कर ली। ठीक है, इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न और अगले प्रश्न में क्या है, रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, रेशमिक मिश्रण क्या होता है। और आपको पता है कि प्रकाशिक समावयता में 2 प्रकार के समावि बनते हैं, एक बनता है बिंब, एक बनता है प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं, एक को डी रूप बोलते हैं, एक को बोलते हैं एल रूप। और डी रूप क्या करता है, छोटा डी क्या करता है, समतल दुर्वृत्त प्रकाश के तल को, यानी पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो समतल दुर्वृत्त प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में दाईं तरफ घुमा देता है, उसको बोलते हैं डी रूप स्मॉल, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एक होता है स्मॉल एल बोलते हैं, एक समावी डी छोटा, एक क्या होगा स्मॉल एल, जिसके आगे आगे माइनस में लगाते हैं, आगे ब्रेक के आगे माइनस, स्मॉल एल, इसका मतलब लीवो रोटेटरी, यानी ये समतल दुर्वृत्त प्रकाश के तल को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा देता है, उसको बोलते हैं एल रूप। अगर आपके पास डी समावी है, क्या करेगा वो, प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा देगा। अगर एल समावी है, प्रकाश के तल को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा देगा। और अगर दोनों डी और एल दोनों को मिला दें
तो मिलने से बना हुआ मिक्सर डी रूप प्लस एल रूप मिलने के बाद अब इसमें लाइट डालो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश डालो। क्या करेगा ये? डी वाला घड़ी की दिशा में घुमाएगा, एल वाला घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, कुल निकालेंगे परिणामी मान क्या आएगा? 0। अब यह मिश्रण समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अक्रिय यानी इनएक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ये इनएक्टिव हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार नहीं दर्शा रहा। इस मिश्रण को बोलते हैं रहस्यमय के मिश्रण, जिसमें दोनों रूप हो डी और एल हो। इसमें क्या लिखेंगे? देखो इस तरह से क्या लिखना है? रहस्यमिक मिश्रण, रहस्यमिक मिश्रण। और इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना प्रकाशिक समावयवों में, प्रकाशिक समावयवों में, प्रकाशिक समावयवों में डी रूप, डी या लिखते हैं ब्रैकेट में प्लस ऐसे, डी रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के, समतल ध्रुवित प्रकाश के, प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घुमा देता है, घुमा देता है तथा एल रूप, इस वाले माइनस लिखते हैं इसे, एल रूप समतल ध्रुवित, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, के तल को वामावर्त यानी घड़ी के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घुमा देता है। यदि डी व एल रूप को बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, बराबर मात्रा में मिला दिया जाए, में मिला दिया जाए तो यह मिश्रण समतल ध्रुवित, तो यह मिश्रण समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, नहीं घुमाता है। अर्थात अर्थात यह समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल बोलते हैं इसको, प्रकाश के प्रति अक्रिय हो जाता है, अक्रिय हो जाता है। इस मिश्रण को, इस मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है, रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है। क्या करेंगे? डी और एल दोनों घुमा मिला दें, देख लिखते हैं डी रूप, डी लिख दें प्लस रूप, ले लिया 50% और 50 ले लिया एल इसलिए तो माइनस रूप, ये ले लिया 50%, दोनों को मिला दिया, मिलाने से बन गया डीएल मिश्रण। इसको डीएल मिक्सर भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो डीएल मिश्रण, इसका नाम है रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिश्रण। ये तो क्या है? सक्रिय। डी तो क्या है? प्रकाश के प्रति सक्रिय है, प्रकाश को दाईं तरफ घुमा रहा है। एल क्या? प्रकाश के प्रति सक्रिय, ये बाईं तरफ घुमा रहा है। लेकिन डीएल मिश्रण किधर नहीं घुमाया? क्या हो गया? अक्रिय हो गया, ये हो गया अक्रिय, ये अक्रिय हो गया।
इस तरह से। इसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। इसमें आपको इतनी बातें लिखनी है, लिख के ये डायग्राम आपको बनाना है, लाइन डायग्राम इसका, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न। अगला क्या है, प्रतिलोमन क्या है। प्रतिलोमन, और ये घटना जो होती है प्रतिलोमन वाली, ये होती है SN2 अभिक्रिया में। किसमें होती है, SN2 अभिक्रिया में। SN2 अभिक्रिया में जब नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा ना कार्बन के ऊपर, पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से करेगा ना आक्रमण, तब क्या है, उस क्रिया कारक के विन्यास को जस्ट उलट देता है। जैसे छत्ता होता है ना, छत्ता यूं है और हवा लगे तो छत्ता इसका जस्ट उल्टा हो जाए, ऊपर की तरफ हो जाए ऐसे, तो उल्टा विन्यास का पलट जाना, उसको बोलते हैं प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन यानी इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन या इन्वर्जन। प्रतिलोमन, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या लिखेंगे, यह SN2 अभिक्रिया का लक्षण है। जब नाभिक स्नेही, जब नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के, एल्किल हैलाइड के कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण करता है, तो यह क्रिया कारक के विन्यास को पलट देता है, अर्थात विपरीत कर देता है। इसे प्रतिलोमन कहा जाता है, इसे प्रतिलोमन कहा जाता है। अब देखो किस तरह से, इस तरह से यूं है CH3 CH2 Cl, और इस पे अटैक करे पीछे से कौन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे पीछे से, जैसे यहां से OH माइनस पीछे से आगे अटैक करे इसके ऊपर, तो अटैक करेगा तो क्या बनेगी, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक संक्रमण अवस्था बनती है। बताइए आपको पीछे हमने किया भी है, ये CH3 फिर C और ये H और यहाँ एक H, और यहाँ पर Cl टूटेगा और OH धीरे यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा इस तरह से। ये अवस्था, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ये संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। जब ये यहाँ से Cl निकलेगा, OH जुड़ जाएगा, जुड़ते ही ये हो जाएगा विन्यास OH CH2 फिर CH3 प्लस Cl माइनस बाहर निकल गया, ये बन गया उत्पाद, प्रोडक्ट बन गया ये क्या है, रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक। अब देखो CH3 CH2 Cl इधर जुड़ा है ना, पूरे धक्का इधर मार देगा, यूं धक्का मारे तो CH3 फिर CH2 फिर OH, पूरा धक्का मारते ही यहाँ इसका विन्यास पहले ही था CH3 CH2 Cl, अब क्या हो गया, इधर ऐसे CH3 CH2 OH उल्टा हो गया उसकी। अगर ये D है तो ये क्या हो जाएगा, फिर L रूप हो जाएगा। इस प्रकार से विन्यास का उलट जाना, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन या इन्वर्जन कहा जाता है। और ये SN2 अभिक्रिया का कैरेक्टर या लक्षण है, ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। फिर देखो अपना अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। कई बार एग्जाम में है ना, इसके आपको फॉर्मूले पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है, ये एलिलिक हैलाइड का सूत्र लिखिए, एलिलिक का। तो देखो सबसे पहले एलिलिक हैलाइड, और एलिलिक में क्या होता है, हेलोजन वाला कार्बन है ना जुड़ा हुआ है, वो तो क्या है sp3 है, लेकिन उसके जस्ट आगे वाला कार्बन sp2 होता है। अब देखो हेलोजन वाला कार्बन sp2 है, या ये बेंजीन जुड़ा हुआ है ये sp3 है, ये देखो हेलोजन वाला कार्बन sp3 है, उससे आगे वाला कार्बन ये sp2 है, आगे वाला sp2 है, ये sp3 है, उसको बोलते हैं एलिलिक। तो ये किसका है,
एलिलिक का एग्जाम्पल। इसका मतलब यूं है, ये देखो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर X यानी हेलोजन। अगर ये ग्रुप रहे ना उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। फिर देखो बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक में बेंजीन पर CH2X ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन वाले ग्रुप पे CH2X जुड़ा हो, ये जुड़ा हो, ये बेंजिलिक। तीसरा फिर वाइनिल हैलाइड, वाइनिल, और वाइनिल में बताइए आपको CH2 डबल बॉन्ड CHX, है ना, इस तरह से। तो वाइनिल हैलाइड, ये वाला वाइनिल, ये वाइनिल हैलाइड। लास्ट में एरिल हैलाइड, एरिल में क्या है, डायरेक्ट कहां जुड़ा रहे, डायरेक्ट कहां जुड़ेगा, बेंजीन वलय के साथ, तो ये जोड़ दें एरिल हैलाइड, ये बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ। ये थोड़े से आपको मिलान करने आने चाहिए, ठीक है, ये थोड़े से याद रखने। एलिलिक कौन सा है, ये बेंजिलिक, ये बेंजीन पे जुड़ा हुआ CH2X, फिर वाइनिल में CH2 डबल बॉन्ड CH फिर X, और एरिल हैलाइड में बेंजीन डायरेक्ट जुड़ा रहे हैं हेलोजन, बेंजीन पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़े उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला, और अगला क्या है कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड विधि को वरीयता दी जाती है, क्यों? देखो इस विधि का एक नाम है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या कहते हैं ये, डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन। और कई बार आता है एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी, तो ये डार्जन अभिक्रिया ही है, या कह देंगे डार्जन अभिक्रिया को ही एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है, क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इस पूरे का देखो 2-3 प्रश्न बनेंगे, ये लिखा हुआ आ जाए या फिर ये लिखा हुआ आ जाए डार्जन अभिक्रिया क्या है समझाओ, तब भी आपको लिखना है, या फिर आ जाए एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तब भी ये लिखना है। अगर ये आ जाए एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि डार्जन अभिक्रिया है, क्यों, तब भी इसके अंदर लिखना है। कैसे, देखो कैसे लिखेंगे। अब देखो ये लिखना है हमें डार्जन अभिक्रिया के बारे में, क्या लिखना है, डार्जन अभिक्रिया के बारे में। तो डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया। और क्या करेंगे डार्जन अभिक्रिया में, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, किसकी, एल्कोहल की। किस तरह से लिख देता हूं 2-3 लाइनें कि एल्कोहल की अभिक्रिया, या लिखें पीरिडिन की उपस्थिति में, पीरिडिन की उपस्थिति में, उपस्थिति में एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर, थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर, से करवाने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखो कैसे, इस तरह से एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल ये CH3CH2OH, ये एल्कोहल प्लस क्रिया किससे करवाएं, थायोनिल क्लोराइड HOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, पीरिडिन की उपस्थिति में करवाएंगे अभिक्रिया, पीरिडिन की उपस्थिति में। यानी फॉर्मूला क्या होता है पीरिडिन, कैसे लिख लो चाहिए, C5H5N, इसको बोलते हैं पीरिडिन, ये पीरिडिन, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे पीरिडिन, सी है ये। अब देखो कैसे, यहां से क्या निकलेगा, एक निकाल दें SO2, क्या निकलेगा, एक तो SO2, एक क्या निकलेगा HCl, तो एक Cl यहां जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, यूं बनेगा, देखो इस तरह से देखना, CH3 फिर CH2Cl, एल्किल क्लोराइड बन गया, प्लस क्या बनेगा SO2, प्लस क्या निकल गया HCl, इस तरह से अब बन गया एथिल क्लोराइड यानी एल्किल क्लोराइड। अब ये पूछते हैं कि इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया, ये डार्जन अभिक्रिया। अब ये कह देंगे यह सबसे उत्तम विधि क्यों है, एल्किल क्लोराइड बनाने की या हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि क्यों है, उत्तम विधि क्यों है, इसका कारण क्या है,
उत्तम विधि। क्यों है? इसका रीजन क्या है? कारण क्या है? इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के साथ SO2 गैस बनती है और ये गैस गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। HCl बनता है, इसका अवशोषण pyridine कर लेता है, इसलिए दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होने से केवल क्या बनेंगे? एल्किल हैलाइड बनेगा। ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, ये इसलिए सबसे उत्तम विधि है ये, क्योंकि अशुद्ध या अन्य उत्पाद है ना, ये निकल जाएंगे पहले ही बार, तो ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। इसमें क्या लिखेंगे कि इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के दौरान अन्य उत्पाद के रूप में, अन्य उत्पाद के रूप में SO2 का उत्पादन होता है, जो कि गैसीय रूप में, जो कि गैसीय रूप में बाहर निकल जाती है तथा तथा HCl का अवशोषण pyridine के द्वारा कर लिया जाता है। pyridine के द्वारा कर लिया जाता है, कर लिया जाता है तथा एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। क्या मिलेगा? शुद्ध अवस्था में मिल रहा है। तो एल्किल हैलाइड में क्या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, इसलिए सबसे उत्तम विधि इसको माना जाता है। ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो अपना अगला है क्या होता है, इसमें सिर्फ समीकरण लिखनी है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रीकरण मिश्रण से करवाई जाती है। क्लोरोबेंजीन है ना, इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रीकरण मिश्रण से, इस तरह से क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे रिएक्शन। तब देखो क्या बनेगा, ऑर्थो और पेरा पे क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, बस ये जोड़ना है। तो Cl ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और बन जाएगा पेरा नाइट्रो क्लोरो, इस तरह से ऑर्थो और पेरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या बनेंगे? ऑर्थो और पेरा उत्पाद बनेंगे इस तरह से। तो नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में NO2 ग्रुप प्रवेश कर जाएगा ऑर्थो और पेरा पे, तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोल दो या ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल दो, और पेरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, या ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बोल दो। फिर देखो दूसरी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, मैग्नीशियम से करवाते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड मतलब यूं C2H5Br, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? मैग्नीशियम से। क्या बन जाएगा? गिरनार अभिक्रमक का निर्माण हो जाएगा ऐसे, C2H5MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, गिरनार अभिक्रमक का निर्माण हो जाता है, ये देखना है। फिर देखो क्लोरोफॉर्म की प्रकाश की उपस्थिति में O2 से क्रिया करवाएं। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, प्रकाश की उपस्थिति में O2 से क्रिया करवाएं, प्रकाश H न्यू लिख दिया, तब क्या बनेगा? ये बनेगा COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, इस तरह। बाकी इसमें तो बच रहा 3 दूनी 6, 2 4 2, 2 क्या बन गया? HCl का निर्माण हो गया इस तरह से। तो क्या बन गया? ये कार्बोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्जीन गैस। क्या बोलते हैं इसको? ये फास्जीन गैस है, विषैली गैस होती है ये। क्या ये विषैली गैस का निर्माण होता है, और जिसका यूज किया है युद्ध के अंदर करते हैं, इसको वार गैस भी बोलते हैं, युद्ध गैस। तो इसलिए खुले रहे क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करना चाहिए। प्रश्न आता है कि खुले रहे क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? ये कह दें क्लोरोफॉर्म को प्रकाश से दूर अंधेरे कमरे में रखते हैं,
या चारों तरफ कार्बन लगा के रखते हैं, प्रकाश से दूर रखते हैं, कारण क्या है? तो क्या लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की O2 से क्रिया करके जहरीली गैस फास्जिन का निर्माण करता है। अब ये जहरीले है, अगर क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे सुखाने के अंदर, इसको सुखा दोगे आप कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जिन को, व्यक्ति इससे मर सकता है। जिससे कि इसे मर जाएगा, पॉइजनस गैस है। इसका यूज प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किया है, युद्ध गैस के रूप में इसका यूज किया गया था। ये वार गैस कहलाती है, फास्जिन का निर्माण होता है। फिर अगला क्या है? एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया करता है। एरिल हैलाइड है ना, इसकी क्रिया किससे करवाएं? सोडियम के साथ करवाएं, इस तरह से। जैसे क्लोरोबेंजीन क्रिया किससे करवाएं? सोडियम के साथ, इस तरह से Na के साथ करवाएंगे। और Na के साथ करवाएंगे तब यहाँ से बेंजीन का निर्माण होगा और NaCl बाहर निकल, इस तरह से। ठीक है, थोड़ी डायरेक्शन ध्यान रखनी है बस। अब देखो निम्न के सूत्र लिखिए। अब देखो फॉर्मूला लिखना हो चाहे नाम लिखना हो फ्रियोन के लिए। अब देखो फ्रियोन में है ना, हमेशा नामकरण करते हैं फ्रियोन का, नोमेनक्लेचर। फ्रियोन का लिखते हैं नामकरण, और नामकरण में याद रखो आप ऐसे लिखते हैं, फ्रियोन एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? फ्रियोन एक्स वाई जेड। और एक्स जो होता है ना, वो होता है कार्बन की संख्या होती है। क्या होती है? कार्बन। इसको हमेशा हम -1 करके लिखते हैं, माइनस को 1 करके। वाई जो है ना, ये है हाइड्रोजन की संख्या, इसको हमेशा +1 करके मानते हैं। तो शेष है वो है हेलोजन, यानी इसमें क्लोरीन की संख्या। इसको कोई परिवर्तन नहीं, सेम एज इट इज लिखा जाता है। इसी फ्रियोन को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC बोलते हैं। अब देखो इस तरह से लिख दिया मैंने, CF2Cl2। अब देखो इसमें देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तीन ही, इन्हीं तीन को लेते हैं। क्लोरीन से हमें मतलब, क्लोरीन केवल संयोजकता पूरी करने में काम आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? और हमेशा H आना, इसको एक लिखेंगे। H इसमें फॉर्मूले को भी नहीं आएगा, H को एक लिखा जाएगा बस। अब कार्बन है, अब कार्बन कितने हैं? एक, -1 करके लिखना है तो 0 आ गया। H है ही नहीं, +1 लिखना है, 1 आ गया। क्लोरीन कितनी है? 2 है, तो ये क्या है? फ्लोरीन लिख देंगे फ्रियोन 12, 012 ना, इसको लिखेंगे फ्रियोन 12 लिखेंगे। ये फ्रियोन 12 का फॉर्मूला है, इस तरह से यूं लिख दें। जैसे लिख दिया CFCl3, लिख दिया। अब कितने कार्बन है? एक, एक कम करके लिखना है, -1 0। H को 1 लिखना, हमेशा ध्यान रखना 1। क्लोरीन कितने हैं? 1। ये फ्रियोन 11 हो गया, तो फ्रियोन 11 का सूत्र हो गया। ये 12 का, इसको लिखेंगे फ्रियोन लिख के, और आगे संख्या निकालिए ना आपने, वो लिख दो 12। यहाँ फ्रियोन ये 11, ये फ्रियोन 11, ये फ्रियोन 11 आ गया ऐसे, इस तरह से। जैसे ही लिख दूं मैं C2, है ना, और यहाँ लिख दिया जैसे Cl5F, क्योंकि C2 एल्केन के समान तो है ये, तो इसमें संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन पे कितने बंध बनेंगे? 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, एक बीच कार्बन कार्बन बीच, यानी एथेन की तरह ही है। C2H6, C2H5 और एक है F आ गया, 6 हो गया। तो अब देखो कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो एक कम करके लिखना है, एक। H हमेशा एक लिखना है, और F हमेशा जो है वो लिखना है, F1 है। ये किसका है? फ्रियोन 111 हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया ये? फ्रियोन 111 का सूत्र हो गया, क्यों करके लिखना है। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना, तब तो आप इसको कार्बन को -1 करके लिखना है, एक, फिर इसके बाद H लिखना है, एक। H को फॉर्मूले में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, H हमेशा एक रहेगा। क्लोरीन जो संख्या है फ्लोरीन की वो लिखनी है बस, केवल याद ये रखो कार्बन है उसको -1 करके लिखना है। उसके हिसाब से आप फॉर्मूले से, जैसे इसका लिखें -1 तो 0, फिर H का 1, क्लोरीन का 2, तो 12 हो गया। 0 12, 0 12 क्लोरीन का। H कार्बन -1 0, और H 1 और फ्लोरीन भी 1, 0 11 0 11। यहाँ देखो कार्बन 2, एक कम कर दें तो 1 बचा, 1। H 1 1 1, फ्लोरीन 1 1 1 1, फ्रियोन 111। इनके नाम लिखने, ये याद रखो फॉर्मूला। फ्रियोन का नाम लिखने का तरीका यही है। X है कार्बन की संख्या, इसको -1 करके लिखना है,
y है हाइड्रोजन की संख्या, इसको +1 करके लिखना है, ये हमेशा 1 रखना है। और हमेशा आप याद रखो फॉर्मूले में कभी हाइड्रोजन लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, फ्रीऑन या जिसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी कहते हैं। और Z है ना, ये फ्लोरीन की संख्या है सेम, वो जो जितनी फॉर्मूले में है उतने लिख दो बस, उसमें चेंज नहीं करना है। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका है किसका, फ्रीऑन का। ये हमारा ये चैप्टर हो गया कौन सा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला अपना चैप्टर पूरा हो गया ये। ठीक है, इसके क्वेश्चन करना, एग्जाम पास में ही है, फटाफट वीडियो देख लो और इसके क्वेश्चन आप सोल्व कर लो, है ना। इसके बाद अपना सेकंड अगला चैप्टर आएगा एल्कोहल फिनोल और ईथर वाला ये। ठीक है, ये अपने अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये चैप्टर फटाफट पढ़ो, याद करो, और एग्जाम में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चिल होके आराम से काम करो। ठीक है, धन्यवाद।